आसमान में उड़ने का ख्वाब किसने नहीं देखा। और ये उड़ने का ख्वाब इंसानों में आज से नहीं हमेशा से थी। उड़े उड़े आसमां में ख्वाबों के परिंदे। ऐसा कहा जाता है कि विमान बनाने का कौशल सबसे पहले हिंदू स्क्रिप्चर वैमाणिका शास्त्र में पाया जाता है, जिसे महर्षि भारद्वाज ने लिखा था। और इसी के आधार पर एक भारतीय शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक विमान बनाकर आसमान में उड़ाया था। इसी कहानी के ऊपर 2015 में आयुष्मान खुराना की एक मूवी हवाई ज़्यादा आई थी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, यू माइट लाइक इट। सिर्फ 12 सेकंड की एक फ्लाइट ने किस तरह से दुनिया चेंज कर दी, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। एविएशन के शुरुआती दिनों में लोग ऊंचे पहाड़ों से कूदकर उड़ने का प्रयास करते थे और इसी वजह से ऐसे हादसे भी होते रहते थे। फिर आए ग्लाइडर्स, मतलब ऐसे प्लेन्स जो लाइट वेट होते हैं, जिसमें इंजन नहीं होता और जिसे उड़ने के लिए एक ऊंची जगह से छोड़ना पड़ता है। एविएशन की हिस्ट्री में ग्लाइडर्स का एक अहम रोल रहा था। सैमुअल लैंगली, ओटो लिलियनथॉल इस फील्ड के पायनियर्स थे। उन्होंने ग्लाइडर्स के कई सारे मॉडल्स पर काम किया और लिलियनथॉल तो 2000 बार तक ग्लाइडर्स पर ग्लाइड कर चुके थे। फिर एक बार एक एक्सीडेंट में लिलियनथॉल की मौत हो जाती है। उधर यूएस में 2 साइकिल मैकेनिक्स लिलियनथॉल के काम से काफी प्रभावित थे और जब उन्हें लिलियनथॉल के डेथ के बारे में पता चला, उसके बाद से दोनों भाई प्लेन्स बनाने के उद्यम में कूद पड़े। उन दोनों भाइयों का नाम था विल्बर राइट एंड ऑरविन राइट, इन शॉर्ट राइट ब्रदर्स। बचपन में उनके पिता मिल्टन राइट उनके लिए एक मॉडल हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। राइट ब्रदर्स उन खिलौने के साथ खूब खेले और शायद इसी की वजह से उनके मन में इसकी तरफ एक आकर्षण छप गया। एजुकेशन वाइज दोनों भाई सिर्फ हाई स्कूल पास आउट थे, लेकिन दोनों में कुछ करने का जज्बा और हुनर बचपन से ही था और क्यूरियोसिटी तो उनके अंदर फुट फुट कर भरी हुई थी, इसलिए वो सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने लाइब्रेरी को ही अपने नॉलेज का सोर्स बनाया। फिर उन्होंने अपना काम एक प्रिंटिंग प्रेस और साइकिल बेचने से स्टार्ट की। 1889 में वो द वेस्ट साइड न्यूज नाम से एक न्यूज़पेपर छापने लगे और बाद में साइकिल बेचने से साइकिल मैन्युफैक्चर करने में घुस गए। हालांकि बाइसाइकिल का इन्वेंशन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उन साइकिल्स में कई सारे डिफेक्ट्स थे। राइट ब्रदर्स ने एक एक करके सारे कमियों और खामियों को ठीक किया और देखते ही देखते द राइट साइकिल कंपनी से उन दोनों ने कई सारी धनराशि प्राप्त कर दी। अभी चलो झटपट समझ लेते हैं कि आज के दौर में एक एरोप्लेन काम कैसे करता है। सबसे पहले बात, लिफ्ट। एरोप्लेन को हवा में उड़ाए रखने के लिए विंग्स पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसे हम लिफ्ट कहते हैं। अगर हम विंग में ज्यादा लिफ्ट पैदा करें तो प्लेन ज्यादा देर जमीन से ऊपर उड़ता रहेगा और इसी को फैसिलिटेट करने के लिए विंग्स को एयरफॉइल के शेप में बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा विंग्स को ऊपर की तरफ धकेल सके। एयरक्राफ्ट के आगे बढ़ने पर हवा विंग्स के ऊपर फ्लो करने लगता है और विंग्स के एयरफॉइल शेप की वजह से ऊपरी भाग पर हवा तेजी से पार हो जाती है, पर निचले भाग पर हवा की रफ्तार कम होती है। बर्नौली के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हवा की रफ्तार कम होगी तो फ्लूइड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और अगर फ्लूइड कम प्रेशर एक्सर्ट करे तो उस जगह पर फ्लूइड की रफ्तार ज्यादा होगी। इसका मतलब विंग्स के निचले भाग में एयर प्रेशर ऊपरी भाग से काफी ज्यादा होगा। विंग्स को ज्यादा लिफ्ट देने के लिए विंग्स पर स्लेट और फ्लैप नाम के 2 कंपोनेंट्स लगे होते हैं। टेक ऑफ के टाइम ये पार्ट्स खुल जाते हैं और लिफ्ट जनरेट करते हैं। जाहिर सी बात है कि प्लेन की स्पीड ज्यादा करने पर हवा विंग्स पर ज्यादा दबाव बनाएगी, which results in generating more lift। इसलिए प्लेन को उड़ाने से पहले रनवे में उसको थोड़ा दौड़ा लिया जाता है। ड्रैग और थ्रस्ट दोनों ही एरोडायनेमिक्स के इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक एयरक्राफ्ट के मूवमेंट और परफॉर्मेंस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब प्लेन आगे बढ़ती है तो हवा तो उसको पीछे धकेलेगी ना, इसी फोर्स को कहा जाता है ड्रैग। अब प्लेन को अगर आगे बढ़ना है तो ड्रैग कम करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए एरोप्लेन को स्पेशल वे में डिजाइन किया जाता है ताकि ड्रैग कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ पुश करता है। प्लेन के इंजन में जो फैंस लगे होते हैं उनमें से 90% हवा तो बाहर चली जाती है। अगर सामने से हवा को ऐसे खींचकर अगर ऐसे पीछे की ओर जोर से छोड़ा जाए तो प्लेन को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है। फिर जो 10% हवा बचा होता है उसे कंप्रेस करके फ्यूल के साथ जलाया जाता है और जलने के बाद फॉर्म होने वाला हाई प्रेशर गैसेस को एक नोजल के थ्रू हाई स्पीड में छोड़ दिया जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट को एक और फॉरवर्ड पुश मिलता है। एयरक्राफ्ट के चढ़ाई के वक्त थ्रस्ट को बढ़ा दिया जाता है, इससे ड्रैग कम हो जाता है और लैंडिंग के टाइम थ्रस्ट को कम किया जाता है और ड्रैग बढ़ जाता है। एक लेवल फ्लाइट में थ्रस्ट और ड्रैग को इक्वल रखा जाता है।
एयरक्राफ्ट को मोड़ने के लिए कई सारे कंट्रोल सर्फेसेस प्लेन में ही मौजूद होते हैं। एलरॉन्स विंग के ट्रेलिंग एज पर और कंट्रोल रोल पर लगे होते हैं और एलिवेटर्स प्लेन के हॉरिजॉन्टल टेल और कंट्रोल पिच पर मौजूद होता है। रडर को प्लेन के वर्टिकल टेल पर लगाया जाता है। तो आप रडर को राइट में मोड़ोगे तो प्लेन की नाक राइट में मुड़ जाएगी और अगर रडर को लेफ्ट में मोड़ दोगे तो प्लेन की नाक लेफ्ट में मुड़ जाएगी। आसान है, राइट? नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि रडर को मोड़ने से प्लेन बहुत एक्सट्रीम टर्न लेगी जो कि पैसेंजर्स को काफी डिस्कम्फर्ट दे सकती है। इसको दूर करने के लिए एयरलॉन्स को एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे किया जाता है जिससे प्लेन रोल होती है और एट द सेम टाइम रडर को भी मोड़ दिया जाता है। इससे होगा क्या? वेल, एक साइड के विंग पर लिफ्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और प्लेन रोल करके पैसेंजर्स के डिस्कम्फर्ट के बिना टर्न ले पाएगा, बिल्कुल एक बर्ड के जैसे। फाइनली एलिवेटर्स को ऊपर करने पर प्लेन की नाक ऊपर की तरफ उठ जाती है और नीचे करने पर प्लेन की नाक नीचे की तरफ झुक जाती है। 1896 में लिलियनथॉल के क्रैश के बाद से ही राइट ब्रदर्स की एविएशन जर्नी स्टार्ट हुई। राइट ब्रदर्स के पैरेलली कई सारे एविएटर्स इसी काम में लगे हुए थे। कुछ एविएटर्स को तो लगता था कि एक पावरफुल इंजन से ही प्लेन को उड़ाया जा सकता है। वहीं राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोडायनेमिक्स के रूल समझ लिए और काफी दिनों तक वो हवा में पतंगबाजी करने लगे और ग्लाइडर्स को रस्सी से बांधकर उड़ाने लगे और उन्हें ये आभास हो गया कि ग्लाइडर में थ्रस्ट पैदा करने के लिए सिर्फ इंजन से ही बात नहीं बनेगी, कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लगेंगे। उन्होंने सबसे पहले ग्लाइडर्स को कंट्रोल करने के बारे में सोचा और तेज हवा कंसिस्टेंटली चलने वाले लोकेशंस को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अपने शुरुआती दिनों में वो डेटन ओहायो में ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। फिर सन 1900 में दोनों भाई किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट हुए क्योंकि वहाँ पर हवा काफ़ी कंसिस्टेंट और तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती थी। वो अपने ग्लाइडर्स को उड़ाकर फिर से एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट करते गए और छोटी से छोटी बारीकियों को भी अपनी नोट्स में वो उल्लेख करते गए। वो इंस्पिरेशन के लिए नेचर में क्लू ढूंढने लगे और उन्होंने पंछियों की उड़ान को स्टडी करना स्टार्ट किया। तब के टाइम में स्लो मोशन कैमरास तो थे ही नहीं, इसलिए वे बुक्स में बर्ड्स की बहुत सारी तस्वीरें इकट्ठा करने लगे और बर्ड्स को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगे। पंछियों का रोल करना, डायरेक्शन बदलना, झट से उड़ान भरना और ग्लाइड करना, ये सारे उनके रिसर्च के की पॉइंट्स थे। बाद में दोनों भाई ने लिफ्ट, ड्रैग, रोल, यॉ इन सब के ऊपर गहन विचार किया और उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल को डिजाइन किया और फाइनली अब जाकर उन्हें ट्रस्ट पैदा करने के लिए एक पावरफुल इंजन चाहिए था। उन्होंने कई सारे कंपनीज को अप्रोच किया लेकिन कोई भी इंजन बनाने को राजी नहीं था। फिर लास्ट में उन्होंने खुद से ही इंजन बनाने का निश्चय किया और इस मामले में उन्हें बरसों पहले साइकिल पर हाथ मेले करने की एक्सपीरियंस का फायदा मिला। राइट ब्रदर्स ने जो इंजन बनाया वो काफी एडवांस था, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने इंजन को एक ब्लैक कलर्ड बॉक्स से ढक दिया और वो डिजाइन इतना एफिशिएंट था कि उस मॉडल को आज भी यूज किया जाता है। 17 दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स की मेहनत का फल रेडी हो चुका था। सुबह 10:35 को ऑरविल प्लेन के साथ चल पड़े। प्लेन धीरे धीरे एक रेल पर चली और कुछ देर चलने के बाद हवा में उड़ने लगी। दुनिया की सबसे पहली पावर्ड सस्टेन एंड कंट्रोल फ्लाइट 12 सेकंड तक चली और 120 फीट तक जाकर रुक गई। सुनने में काफी इनसिग्निफिकेंट लगता है, राइट? क्योंकि उनके पहले बहुत लोगों ने इससे लंबी उड़ान भरी थी, लेकिन इस उड़ान की खासियत ये थी कि ये कंट्रोल फ्लाइट थी। मतलब इस उड़ान से पहले कोई भी प्लेन्स को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी फ्लाइट से उनको फाइनली कॉन्फिडेंस आया कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। उसी दिन दूसरा प्रयास विल्बर ने किया। इस बार प्लेन 15 सेकंड में 175 फीट तक चला। भाइयों का उत्साह और भी बढ़ गया। थर्ड फ्लाइट में ऑरविल 15 सेकंड में 200 फीट तक पहुंच गए। चौथी और आखिरी फ्लाइट विल्बर प्लेन को 852 फीट तक लेकर गए और प्लेन कुल 59 सेकंड तक उड़ा रहा। क्राउड में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। लोग खुशी और आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, लेकिन क्राउड में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। हाँ, सिर्फ 5 लोग। फिर दोनों भाई फ्रांस चले गए और वहाँ पर उनको एक रिसेप्टिव ऑडियंस मिली। वहाँ पर उन्होंने कई सारे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किए और यूरोप में उन्होंने प्लेन्स सेल करना स्टार्ट कर दिया। विल्बर और ऑरविल दोनों कभी अलग नहीं हुए और उन्होंने हमेशा प्लेन बनाने का क्रेडिट आपस में शेयर किया और फाइनली उन दोनों ने इतिहास रच भी दिया। सो गाइस, इसी के साथ हम वीडियो के बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं। मुझे इस चैनल में थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ा सा साइंस लाना है, तो इसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तुमको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट दी दीजिएगा।
ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল আৰু নকওঁ বাকী